नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे लिबरलिज्म का जो राइज़ हुआ वो कैसे हुआ, किस तरह से हम जो नई आइडियोलॉजी है वो उभर के आई है। तो जो भी आइडियोलॉजीज़ उभर के आई हैं उसमें फर्स्ट आइडियोलॉजी लिबरलिज्म है। तो लिबरलिज्म क्यों आया, क्या कारण थे इसके पीछे, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिबरलिज्म क्यों आया, उसके पीछे उसका पास्ट होगा। तो ऐसा मिडेवल एरा में क्या था जिससे नई आइडियोलॉजी उभर कर आई, लिबरलिज्म, उदारतावाद। तो देखिए, जो मिडेवल एरा है उसको हम कई कारणों से रिजेक्ट करते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो रैशनैलिटी। वहाँ पे रैशनैलिटी नहीं थी। रैशनैलिटी इन द सेंस, वहाँ के जो लोग थे वो अपने आप में खुद से सोच नहीं सकते थे, खुद से कुछ कर नहीं सकते थे। तो रैशनैलिटी ऑफ चॉइस नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी। द पॉलिटिकल सिस्टम वॉज मोनार्क। वहाँ मोनार्क हुआ करते थे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो अब क्वेश्चन उभर के आता है कि मिडेवल एरा को हमने क्यों रिजेक्ट किया, इन कारणों की वजह से, जबकि एंशियंट एरा को क्रिटिसाइज नहीं किया है हमने। वहाँ पे भी तो मोनार्की थी, एंशियंट एरा में भी मोनार्की थी, मिडेवल एरा में भी मोनार्की थी, लेकिन मिडेवल एरा को मोनार्की के लिए क्रिटिसाइज किया है। उसके देखिए कई कारण हैं। वो सबसे पहले देखते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ पे मिडेवल एरा में क्या था कि जो एंटायर सिस्टम था मिडेवल एरा का, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर बेस्ड था। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब समझते हैं कि पुरानी रीति रिवाजों वाले आइडिया वो सब पे थोप दिए जाएं कि नहीं नहीं, ऐसा अगर आप करोगे तो उसका ये परिणाम आएगा, भगवान सब देख रहा है। इस तरह के सेल्फ एविडेंस ट्रुथ, खुद से बनाए हुए जो एक खुद से बनाए हुए जो सिस्टम है, कहते हैं ना कि वो जो है अगर जो है अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो है हानिकारक होगा आपके लिए। अब किसने कहा है ये किसी को नहीं पता है, बस शुरू से लोग मानते आ रहे हैं तो उसी को जो है ट्रुथ बना लिया गया है। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर बेस्ड था मिडेवल एरा सिस्टम, और कुछ एजम्पशन होते थे उस पर बेस्ड था। मतलब व्हाट आर आइडियाज़ इज़ प्रपोज्ड, वट एवर आइडियाज़ इज़ प्रपोज्ड, देयर वॉज नो नीड टू गो इन टू रैशनल इंक्वायरी और साइंटिफिक इंक्वायरी। कोई भी आइडिया दूसरे पर थोप दिया जाता था कि नहीं ये रीति रिवाज है, आपको इसी से चलना है। अब किसने रीति रिवाज बनाई, क्यों बनाई, उसके लिए साइंटिफिक इंक्वायरी या जो है रैशनल इंक्वायरी करने के लिए कि ये क्या ये सिस्टम सही है, वो जानने के लिए कोई परमिशन नहीं थी। बस आप उसको एक्सेप्ट कर लो। क्यों? क्योंकि ये बिलीव करते थे कि यही सत्य है। जैसे कि डिवाइन थ्योरी, ये सब भगवान ने कहा है और यही सत्य है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल सेल्फ एविडेंस ट्रूथ। अब रिपरकर्सन बहुत थे, दुष्प्रभाव बहुत थे मिडेवल एरा में। अब तो हम इसमें रिपरकर्सन जो है 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। सोशल रिपरकर्सन क्या थे, पॉलिटिकल रिपरकर्सन और इकोनॉमिक। तो सोशल रिपरकर्सन में क्या थे कि जो कंडीशन थी ह्यूमन बीइंग की, उस समय ह्यूमन बीइंग को, आदमी को जो है, ह्यूमन बीइंग वॉज नॉट एन एंड बट वॉज एन मीन्स। ह्यूमन बीइंग को एक संसाधन के रूप में यूज किया जाता था अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। ह्यूमन बीइंग एंड नहीं था, ह्यूमन बीइंग को मीन्स के जरिए, मीन्स समझ के यूज किया जाता था कि ये एक संसाधन है हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का, कैसे भी यूज करो। इट सिंपली मीन्स दैट इफ़ ह्यूमन बीइंग टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो ये सब जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते थे, सेल्फ एविडेंस ट्रूथ होता था, उसके लिए ह्यूमन बीइंग को ना अपनी जो है बहुत सारे कुछ सेक्रीफाइसेस करना पड़ते थे, कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता था इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को मानने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग मीन्स की तरह यूज किया जा रहा था, एंड तो था नहीं। अगर ह्यूमन बीइंग एंड की तरह यूज किया जाता तो सब कुछ उसके हित में होता। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट कुड बी डन, सो दीज देयर वर नो चांस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स, सो देयर वॉज नो चांस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। वहाँ पे ह्यूमन बीइंग की राइट्स को रिकॉग्नाइज करने का कोई चांस नहीं था। नो चांस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग की जो इक्वलिटी है उसको भी रिकॉग्नाइज करने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि वो तो सेल्फ एविडेंस ट्रुथ को मानते थे, ह्यूमन बीइंग को तो मानते ही नहीं थे। ह्यूमन बीइंग को यूज करते थे तो बस मीन्स की तरह यूज करते थे, जिससे अपना काम निकल जाए बस। तो दीज वर टू रूलर, देयर वर टू रूलर्स, चर्च, मोनार्क।
और वहाँ पे एक चर्च रूलर हुआ करता था और मोनार्क हुआ करता था, और दोनों अपनी अपनी तरह से अपने अपने नियम बताते थे और चाहते थे कि दोनों जो है दोनों के हिसाब से लोग चलें। चर्च चाहता था कि उसके हिसाब से लोग चलें, मोनार्क चाहता था कि उसके हिसाब से लोग चलें। तो एवरीथिंग सेपरेटली, दैट इज चर्च इज गुड और अनदर साइड मोनार्क इज़ गुड। दोनों ही कहते थे कि मैं अच्छा हूँ, मेरे नियम कानून चलेंगे। तो ये दो टाइप के रूलर हुआ करते थे उस समय। सो देयर वर लिमिटेड राइट्स ऑफ पीपल हु लिव देयर। तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनके जो राइट्स थे, अधिकार थे, वो बहुत लिमिटेड थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे वो लोग। तो दिस वॉज अ रिजिड फंडामेंटल एंड कंजर्वेटिव सिस्टम। तो जाहिर सी बात है, जब राइट्स लिमिटेड होंगे, लोग अपने आज़ादी से कुछ कर नहीं सकते, तो कंजर्वेटिव सिस्टम था वहाँ का, रिजिड था, बिकॉज इट डोंट अलाउ टू मेक एनी चेंजेस। और ये जो चर्च और मोनार्क थे, ये किसी भी तरह की परमिशन नहीं देते थे कि कोई भी चेंज लाया जाए, जो हम कर रहे हैं वही सही है। उन्होंने कहा, ये चर्च और मोनार्क जो है वो खुद से अपना एक्सप्लेनेशन देते थे रूल्स रेगुलेशन के लिए। चर्च अपनी तरह से एक्सप्लेनेशन देते थे कि ये रूल्स क्यों सही हैं, क्यों आपको फॉलो करने हैं, और उसी तरह मोनार्क अपना अलग से कोट करते थे। और इनका जो आधार होता था कोट करने का, वो रिलीजियस सोर्स होते थे, जैसे चर्च का होता था, मोनार्क का। एंड दीज सोर्सेस, और ये सोर्स भी जो रिलीजियस सोर्स हैं वो इनके द्वारा ही लिखे जाते थे और इनके द्वारा ही इंटरप्रेटेड किए जाते थे। तो पीपल ओनली, एंड द सेम थिंग हैज़ बीन डन बाई मोनार्क ऑल्सो। तो दोनों के जरिए सेपरेटली ये किया जाता था। सो द कंक्लूजन पार्ट वॉज दैट द सोशल सिस्टम ऑफ दैट टाइम, so conclusion part of that, the social system of that time was highly stratified in natural and there was no possibility of any change। तो इतना रिजिड सिस्टम था कि वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि कोई किसी तरह के बदलाव की। अब पॉलिटिकली बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। इन जनरल देयर वॉज फ्यूडल लॉर्ड और किंग हुआ करता था। इन सच सिस्टम यू वुड नॉट फाइंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। तो ऐसे सिस्टम में जो कानून है उसकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, मतलब एक जैसा कानून नहीं था, किसी का अलग चल रहा है, किसी का अलग चल रहा है। दैट इज़ एवरीवन रूल्ड देयर लैंड विथ डिफरेंट सेट ऑफ लॉज। हर कोई अपने लैंड को रूल करता था अपने अपने अलग अलग लॉ के जरिए। एंड दोज लॉज आर नॉट बेस्ड ऑन रेशनैलिटी, और वो भी जो कानून थे वो रेशनैलिटी पर आधारित नहीं थे, मतलब आदमी फ्री होके कुछ नहीं सोच सकता था, उन पर थोपे जाते थे वो। दे आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। हमने बात की एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की, सेल्फ एविडेंस ट्रूथ, डिवाइन थ्योरी जैसे, तो उस पर आधारित होते थे। एंड इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम अ सिटीजन वॉज सब्जेक्ट ऑफ मल्टीपल लॉज। तो इस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम में जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनके ऊपर बहुत सारे लॉज थोपे जाते थे, मल्टीपल लॉज को फॉलो करना पड़ता था उनको। एंड दीज लॉज आर कंसिस्टेंटली चेंजिंग, और ये लॉ बदलते रहते थे लगातार। सो सच ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वॉज एग्जिस्टिंग इन मिडेवल एरा। तो इस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम मिडेवल एरा में जो है एग्जिस्ट करता था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था जिससे हमने मिडेवल एरा को रिजेक्ट किया है। तो इन मिडेवल एरा प्रोडक्शन वॉज फुलफिल द ओनली नीड्स एंड लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी। तो मिडेवल एरा में जो है जो प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, वो सिर्फ ज़रूरत जो इंसान की होती थी उसी को पूरा करता था, और जो लैंड था, भूमि थी, वो मेन सोर्स था इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का। सो द कंक्लूजन वॉज दैट इन एंटायर मिडेवल एरा ह्यूमन बीइंग वॉज सब्जेक्ट ऑफ मैनी अथॉरिटीज़। तो पूरे एंटायर मिडेवल एरा में जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर अथॉरिटी चलाई जाती थी वो बहुत लोगों की थी, और ह्यूमन बीइंग हैवीली सफ़र्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट एंड इट्स एवेल्युएशन। तो इस तरह से इन सब चीज़ों की वजह से ह्यूमन बीइंग को बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती थी, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट रुका रहता था और एवोल्यूशन नहीं हो पाता था उनका। लेकिन
जो रेनांस से आया, पुनर्जागरण आया, रिफॉर्मेशन आया और एनलाइटनमेंट आया, आर कंसिडर टू बी ट्रांजिशन फ्रॉम मिडेवल टू मॉडर्न एरा। लेकिन इन सब को देखते हुए फिर जब रेनांस से हुआ, पुनर्जागरण, रिफॉर्मेशन हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, तो इन तीनों को कंसीडर किया गया कि ये तीनों की वजह से जो है मिडेवल एरा से मॉडर्न एरा में कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें। तो रेनांस से रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट आर कंसीडर टू बी ट्रांजिशन फ्रॉम मिडेवल टू मॉडर्न एरा एंड दिस मॉडर्न एरा सेट अ ग्राउंड्स फॉर न्यू आइडियोलॉजी। और यही जो मॉडर्न एरा है, जैसे कि रेनांस से रिफॉर्मेशन और एनलाइटनमेंट आया, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो यही चीज़ें ने एक ग्राउंड सेट किया नई आइडियोलॉजी का। तो नाउ वंस द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड इमर्जिंग एज द सेंटर पॉइंट ऑफ सिस्टम। हमने क्या कहा कि मिडेवल एरा में ह्यूमन बीइंग को मीन्स की तरह यूज किया जाता था, संसाधन के रूप में, न कि एंड की तरह। लेकिन जैसे ही रेनांस से रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट ये उभर के आए, तो एक नया ग्राउंड सेट हुआ और नई एक आइडियोलॉजी उभर के आने लगी। तो इस आइडियोलॉजी में जो ह्यूमन बीइंग को ना एक सेंटर पॉइंट पे रख दिया, मतलब जो कुछ सोचा जाएगा ह्यूमन बीइंग को ध्यान में रख के सोचा जाएगा। सो लॉट्स ऑफ स्कॉलर्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ न्यू आइडियाज़। तो इस तरह से जो बहुत से स्कॉलर थे वो नए नए आइडियाज़ के बारे में बात करने लगे, जैसे कि आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस। सो when the modern ideas of freedom, equality, liberty, justice, when the modern era was emerging, अब क्या हुआ, जब मॉडर्न एरा इमर्ज हो रहा था, when the modern era was emerging, then the first ideology is introduced, it is considered to be liberalism। तो जब मॉडर्न एरा इमर्ज हो रहा था तो फर्स्ट आइडियोलॉजी उभर के आई जिसे हम लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं। तो अब लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने बात की कि मिडेवल एरा में ऐसी कौन कौन सी कमी थी जिसकी वजह से लिबरलिज्म आया, तो वो कमी हमने डिस्कस की, क्यों हमने मिडेवल एरा को रिजेक्ट किया। अब हम बात करते हैं लिबरलिज्म की। तो एवरी आइडियोलॉजी इज़ होल्डिंग अ फिलोसफिकल बेस एंड देयर इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ दैट फिलोसफी। हर आइडियोलॉजी के पीछे एक फिलोसफिकल बेस होता है और फिर दूसरा पार्ट उसका होता है एप्लीकेशन पार्ट, जिसे हम अप्लाई करते हैं चेंजेस लाने के लिए। सो वन ऑफ द बेसिक एंड फाउंडेशनल फिलोसफी ऑफ लिबरलिज्म वॉज रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो लिबरलिज्म की जो फाउंडेशनल फिलॉसफी है वो थी रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग को फ्री छोड़ दो सोचने के लिए, वो अपने डिसीजन खुद लेगा। दैट इज इफ़ यू आर पुअर और रिच, यू ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नॉट अदर वन, बिकॉज यू आर रैशनल एवरी। और जो सेकंड था फिलोसफिकल बेस, वो था एवरी वन होल्डिंग इक्वल मोरल बर्थ, मतलब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विच टॉक्स अबाउट यू कांट डिफ्रेंशिएट अमॉन्ग द पीपल ऑन बेसिस ऑफ बर्थ, जेंडर, दैट इज एवरी वन हैविंग इक्वल बर्थ, इक्वल वैल्यू। सो these two basic philosophy, rationality of human being and equal moral birth of the human being, was evolved after the medieval era। तो ये दोनों फाउंडेशनल वैल्यू मिडेवल एरा के बाद उभर के आई एंड बिकम अ बैकबोन ऑफ लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म की एक बैकबोन बन के उभरी है। व्हेन वी से रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज बेस्ट जज, they can decide what is good or what is bad for them। That means liberalism believe that there should be extensive liberty to the human being। It is just because they can rational human being and they are complete in making their own decisions। वो फ्री हैं अपने डिसीजन लेने के लिए ही। सो ही सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी। तो ये जो लिबरलिज्म वाले थे इन्होंने आइडिया ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट किया। व्हेन वी से एक्सटेंसिव लिबर्टी, उसका मतलब है इन टेक्निकल टर्म्स एक्सटेंसिव लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द आइडिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि कोई पाबंदियां ना लगाई जाएं और इंसान को जो है अपने काम करने दिए जाएं, जैसा वो चाहता है, जैसा वो सोचता है, बिना किसी रेस्ट्रेंट्स के। इसका सीधा सा मतलब है कि जो दैट जस्ट फॉलो द बेसिक लॉ एंड नो अदर रेस्ट्रिक्शन ओवर द ह्यूमन बीइंग। केवल जो स्टेट है, जो सरकार है, वो बेसिक लॉ को फॉलो करे, जैसे कि सिक्योरिटी का लॉ, सुरक्षा का लॉ, और बाकी सबको जो है ह्यूमन बीइंग पर छोड़ दिया जाए, वो अपने हिसाब से काम करे। एंड दीज बेसिक लॉज वॉज इनिशियली एसोसिएटेड विथ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर
स्टेट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करे, उसके अलावा ह्यूमन बींग जो करना चाहते हैं करें, बस ध्यान रखें कि लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन ना हो। एंड लिबरलिज्म बिलीव इन नेगेटिव लिबर्टी बिकॉज ऑफ द रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग। नेगेटिव लिबर्टी हमने समझी, अभी हम और पढ़ेंगे आगे। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये है कि केवल बेसिक चीज़ें जो है स्टेट के द्वारा की जाएँ, बिना किसी रेस्ट्रेंट लगाए हुए ह्यूमन बींग को खुला छोड़ दिया जाए, वो अपनी सोच के हिसाब से अपने काम कर सकता है। If negative liberty was there, some mechanism of state should not be interfering that liberty is going to be restricted. नेगेटिव लिबर्टी अगर वहाँ पे है तो स्टेट को ये ध्यान रखना है कि वो इंटरफेयर ना करे जिससे ह्यूमन बीइंग की लिबर्टी जो है वायलेट हो और या रेस्ट्रिक्ट हो। दैट लीस्ट वर्क फॉर स्टेट, मतलब स्टेट जो है कम से कम काम करे। स्टेट ओनली मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड एंश्योर दैट वट एवर द आइडियल्स एंड एग्रीमेंट डन बाई रैशनल पीपल इट शुड बी फेयरली इम्प्लीमेंटेड। तो इस नेगेटिव लिबर्टी में स्टेट का काम क्या होगा कि वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं लोगों के बीच में उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने का सिस्टम बनाए जिससे कोई फ्रॉड ना कर सके। जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि चेक बाउंस अगर हो जाता है तो एक लॉ है इसका, चेक बाउंस हो जाता है तो अगर कोई दूसरे सामने वाली पार्टी चेक हमें दे देती है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, हमारा चेक बाउंस हो जाता है, तो हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं क्योंकि लॉ बना हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है आपस का, जिसे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्टेट ने लॉ बनाया है। तो कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ पे ध्यान दे और लॉ एंड ऑर्डर ध्यान से करे। तो ये जो है लीस्ट वर्क फॉर स्टेट। So state only maintain law and order and ensure that whatever the ideals and agreement done by rational people, it should be fairly implemented. So the function of state should be maintenance of law and order and implementation of agreement and contract. That means state is doing very less or least work. Why state should do least work? It is just because if state will interfere, it will impact negative liberty of people. So this kind of state which work least are पुलिस स्टेट, मिनिमल स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट। तो इस तरह की जो स्टेट जो कम से कम काम करेगी उसे क्या कहेंगे? पुलिस स्टेट कहेंगे। और मिनिमल स्टेट, मिनिमल स्टेट मतलब काम बहुत मिनिमम है। मीन्स पीपल कैन डू वट एवर दे वॉन्ट बट नॉट टू वायलेट लॉ एंड ऑर्डर। अब ये जो लिबरलिज्म वाले थे, इक्वलिटी क्या थी इनके लिए, इक्वलिटी को कैसे देखते थे? तो ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल एंड दे मेक देयर रैशनल चॉइसेस डिसीजंस, बट आफ्टर मेकिंग रैशनल चॉइसेस रिजल्ट और सोसाइटी माइट होल्ड इक्वलिटी और सोसाइटी माइट होल्ड इनइक्वलिटी। अब ह्यूमन बीइंग रैशनल है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हो सकता है इनके लिए इनके फेवर में हो और इनके फेवर में ना हो। सो देयर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी इज़ फॉर्मल इक्वलिटी। ये फॉर्मल इक्वलिटी में बिलीव करते थे, जिसका मतलब है एवरीवन गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। इनके हिसाब से सबको अपॉर्चुनिटी बराबर दी जाए, अब बाद में रिजल्ट कुछ भी आए उसके जिम्मेदारी ये खुद होंगे। और ट्रीटमेंट बाई स्टेट, इक्वल ट्रीटमेंट भी दिया जाए स्टेट के द्वारा सभी को बराबर। एंड वट एवर the outcome is there, that is because of the choices or decision. what are the basic beliefs of liberalism? जो लिबरलिज्म के बेसिक बिलीफ्स क्या हैं? तो फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म ही कह सकते हैं। तो इसका है नेगेटिव लिबर्टी मतलब फ्रीडम, और फॉर्मल इक्वलिटी और मिनिमल स्टेट। ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं, जब भी क्वेश्चन आए तो ये तीनों लिखने हैं। जो बेसिक बिलीफ हैं लिबरलिज्म के वो हैं नेगेटिव लिबर्टी, फॉर्मल इक्वलिटी और मिनिमल स्टेट। अब ये जस्टिस को कैसे देखते हैं? इक्वलिटी तो हमने समझ लिया, जस्टिस को कैसे देखते हैं? इक्वलिटी में ये फॉर्मल इक्वलिटी में बिलीव करते हैं जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी सभी को, रिजल्ट कुछ भी हो। और जस्टिस को कैसे देख सकते हैं? इफ़ देयर आर नेगेटिव लिबर्टी, फॉर्मल इक्वलिटी और मिनिमल स्टेट, अगर यहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी है, फॉर्मल इक्वलिटी है और मिनिमल स्टेट है, देन वॉट एवर द आउटकम विल बी नॉन एज अ जस्टिस। तो फॉर लिबरल पीपल इफ़ these basic belief are not followed then known as injustice। अगर लिबरल पीपल के लिए ये बेसिक बिलीफ्स फॉलो नहीं किए जाते हैं तो वो इनजस्टिस होगा। फॉर लिबरलिज्म पीपल दे बिलीव इन प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंसिव जस्टिस। व्हाट इज प्रोसीजरल जस्टिस? कि जस्ट इट सिंपली मीन्स दैट प्रोसीजर फॉर जस्टिस शुड बी जस्ट और जस्टिस शुड नॉट बी एवेल्युएटेड ऑन द लाइन। इनके हिसाब से
जो जस्टिस देने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट बी इवेलुएटेड ऑन द लाइन ऑफ आउटकम, आउटकम के आधार पर नहीं, अपॉर्चुनिटी के आधार पर हो। आउटकम कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सबको कोई काम करने की। आउटकम रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा। सो नाउ आफ्टर द इमरजेंस ऑफ मॉडर्निज्म दैट means after Renaissance Reformation and Enlightenment the new emerging trending of the time was Industrial Revolution। अब ये सारी चीज़ें जब आई, रिनाइंस से हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा। सो इन लिबरलिज्म देयर वाज फ्री एंड ओपन इकोनॉमी, दैट्स वाई। और क्योंकि लिबरलिज्म में फ्री एंड ओपन इकोनॉमी है, आदमी रैशनल है, अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकता है, तो इकोनॉमी जो है फ्री एंड ओपन है, दैट्स वाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेकन प्लेस। तो कुछ भी कर सकता है वो काम, तो उसने इंडस्ट्रीज़ बनाई, काम किया, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गया। फ्यू थिंकर्स प्रमोटेड सर्टेन आइडिया इन ऑर्डर टू कंसोलिडेटेड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, देयर कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो एडेड इन दिस लिबरलिज्म। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ वहाँ पे। अब वन ऑफ द मेजर थिंकर ऑफ द टाइम वॉज हॉब्स हु सेट द ग्राउंड्स फॉर इमरजेंस ऑफ लिबरलिज्म। हॉब्स ने जो है लिबरलिज्म का ग्राउंड सेट किया। लॉक भी हु इज कंसिडर टू बी द फादर ऑफ लिबरलिज्म, लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। और J.S. मिल ऑल्सो सपोर्टेड द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो राइज इन 3 स्टेजेस। लिबरलिज्म जो है 3 स्टेजेस में ग्रो किया। लिबरलिज्म जो है 3 स्टेजेस में ग्रो किया, और वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं? क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। तो इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे डिटेल में, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं यह सिविल सर्विस एग्जाम में, मेंस में। तो इस वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की, फाउंडेशन डिस्कस किया कि क्यों हमने जो है मिडेवल एरा को रिजेक्ट किया और क्यों आइडियोलॉजी उभर के आई, और उसमें फर्स्ट आइडियोलॉजी लिबरलिज्म कैसे उभर के आई। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम तीनों कैटेगरी जो है लिबरलिज्म की उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।